नमस्कार। आज के इस वीडियो में हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा के अंतर्गत पाठ संख्या 13 इंद्रप्रस्थ पाठ के कथासार एवं प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द्रौपदी स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुंची तो प्रसन्न होते हुए विदुर ने धृतराष्ट्र के पास जाकर कहा, पांडव अभी जीवित हैं। राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में अर्जुन ने प्राप्त किया है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह कर लिया है और कुंती के साथ वे सब द्रुपद के यहाँ कुशल से हैं। तो द्रौपदी स्वयंवर की खबर जब हस्तिनापुर पहुँचती है तो विदुर प्रसन्नता के साथ धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और यह संदेशा उसे सुनाते हैं कि पांडव हैं जो अभी जीवित हैं और उन्होंने राजा द्रुपद की कन्या को स्वयंवर में जीता है। पांचों भाइयों ने विधि पूर्वक द्रौपदी के साथ विवाह भी कर लिया है और कुंती के साथ वे द्रुपद के यहाँ कुशलता पूर्वक रह रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट करते हुए बोले, भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे असीम आनंद हो रहा है। राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है, यह बड़ा ही अच्छा हुआ। किंतु दुर्योधन बड़ा दुखी हुआ। उसने अपने भाई दुःशासन के साथ जाकर शकुनी से कहा, मामा अब क्या करे। अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। तो यह समाचार सुनकर धृतराष्ट्र हर्ष प्रकट तो करते हैं, परंतु वह विदुर से कहते हैं कि भाई विदुर, तुम्हारी बातों से मुझे तो असीम आनंद प्राप्त हुआ, परंतु जो दुर्योधन है वह बहुत दुखी हुआ, क्योंकि वह अपने भाई दुशासन के साथ जाकर शकुनी से कहा कि मामा अब हम क्या करें, क्योंकि जो धृष्टद्युम्न है वह और शिखंडी जो है वह उनके साथी बन गए हैं। तो इस बात के लिए दुर्योधन को बहुत दुख होता है, परंतु जो धृतराष्ट्र है वह अपनी आनंद को जाहिर करते हैं, अपनी खुशी को जाहिर करते हैं और विदुर से बोलते हैं कि इस बात की मुझे असीम खुशी है, आनंद है कि राजा द्रुपद की बेटी हमारी बहू बन गई है। इसके बाद कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र के पास गए और एकांत में उसने दुर्योधन से कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। अब यहाँ पे जो कर्ण और दुर्योधन है वह धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और एकांत में वह दुर्योधन से कहते हैं कि पिताजी, जल्दी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ उपाय करना चाहिए जिससे हम सदा के लिए क्या हो, निश्चिंत हो सके। मतलब हमें किसी बात की कोई टेंशन ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए वह निश्चिंतता के लिए अपने पिताजी के पास जाते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो धृतराष्ट्र अपनी बेटा की हामी में हाँ भरते हैं और वह उनको बोलते हैं कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो जो दुर्योधन है अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और एक ऐसा उपाय बताते हैं जिससे कि पांडव यहाँ पे ना आए और इधर जब वो आएंगे ही नहीं तो राज्य पर भी अपना अधिकार नहीं जमा पाएंगे। तो इस बात से वो धृतराष्ट्र को अवगत कराते हैं कि हमारे मन में यह उपाय सूझ रहा है, आप उन्हें यहाँ आने से रोकें। कर्ण ने सुझाव दिया कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। जो कर्ण है उन्होंने यह सलाह दी कि पांडव अगर यहाँ आ गए, और क्योंकि अभी तो उन्होंने द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथ हो गए हैं, क्योंकि वह अब उनके रिश्तेदार हो गए हैं, तो ऐसे में वह उनकी जो ताकत है वह बढ़ चुकी है। तो उनकी ताकत बढ़ने से ही पहले हमें क्या करना है, उन पे हमला कर देना है। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें दे देना ही उचित है। तो जो भीष्म पितामह है वह उनको समझाते हैं कि यही उचित होगा कि आप पांडवों के साथ संधि कीजिए, पांडवों के साथ संधि करके आधा राज उसे दे दो, यही उचित होगा।
आचार्य द्रोण ने भी यही सलाह दी। जो बड़े बड़े लोग थे, जो उनके शुभ चिंतक थे, उन्होंने उनको सलाह दिया, दुर्योधन को सलाह दिया कि इसी में भलाई है कि आधा राज्य जो है उन्हें सौंप दिया जाए। कर्ण को यह सलाह बिल्कुल अच्छी न लगी। जो कर्ण थे उनको यह सलाह अच्छी न लगी और वह धृतराष्ट्र से बोला, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य द्रोण भी आपकी ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। राजन, शासकों का कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वाले की नीयत को पहले परख ले, फिर उसकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की इन बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। तो यहाँ पे कर्ण एक सलाह देता है और यह सलाह बिल्कुल अच्छी न लगती है। वह धृतराष्ट्र से बोला कि राजन, मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आचार्य जो द्रोण है वह भी आपको ऐसी कुमंत्रणा देते हैं। यहाँ पे कर्ण जो है कुमंत्रणा इस बात को कर रहे हैं, जब उन्होंने सलाह दी थी कि राज्य का आधा बंटवारा कर दिया जाए, आधा राज्य जो है संधि करके वीर पांडव को दे दिया जाए, तो यह बात कर्ण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वह धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि हमें यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि जो आचार्य द्रोण है वह भी आपको इस तरह के कुमंत्रणा देते हैं। कुमंत्रणा का मतलब होता है बुरी सलाह। तो शासकों का जो कर्तव्य है कि मंत्रणा देने वालों की नीयत को पहले परख ले, फिर उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। तो वह धृतराष्ट्र को बोलते हैं कि जो शासक होते हैं, जो राजा होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि पहले वह जो बुरी सलाह देने वाले होते हैं उनकी नीयत को पहले चेक कर ले, उनको परख ले, जांच ले, तब उनकी मंत्रणा पर ध्यान दे। कर्ण की बातों से जो द्रोणाचार्य है वह गुस्से में आ जाते हैं, क्रोधित होकर गरज कर बोलते हैं कि दुष्ट कर्ण, जो तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी तो तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों के नाश होने वाला है। तो वह अपनी सलाह को सही मानते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि अगर राजा मेरी सलाह के हिसाब से चले, अगर मेरी सलाह को माने तो कौरवों का नाश होने से बच जाएगा। अगर वह मेरी सलाह न मानते हैं और वह तुम्हारी बात मानते हैं, यानी कि कर्ण की बात मानते हैं, तो उनका नाश निश्चित है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मात्मा विदुर से सलाह की। जो धृतराष्ट्र है वह अपने जो भाई भी हैं और शुभ चिंतक महामंत्री भी हैं, उनसे उन्होंने सलाह ली। विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेष्ठ कर्ण है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो विदुर ने भी भीष्म और आचार्य द्रोण की सलाह को श्रेष्ठकर माना, उन्हीं को कल्याणकारी माना और उन्होंने उसको मानने की सलाह दी। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है, उन्होंने इस बात को भी बताया। अतः निश्चय हुआ कि पांडवों व कुंती को आदरपूर्वक बुलाने के लिए विदुर को पांचाल देश भेजा जाए। अब यहाँ पे विदुर को पांचाल देश भेजने की सहमति होती है। उन्हें तय किया जाता है कि उन्हें आदरपूर्वक यहाँ पे बुलाया जाए, पांडव और कुंती को यहाँ पे बुलाया जाए, जिसके लिए विदुर को पांचाल देश भेजा जाता है। विदुर धृतराष्ट्र की ओर से राजा द्रुपद के लिए उपहार लेकर गए और अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दें। तो यहाँ पे विदुर जो है धृतराष्ट्र की ओर से राजा द्रुपद के लिए उपहार लेकर जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दी जाए। राजा द्रुपद, कुंती और पांडवों को पुनः छल की आशंका थी। जो राजा द्रुपद थे, कुंती और जो पांडव थे, उनको लग रहा था कि फिर से कोई छल किया जाएगा, कि कोई इसके पहले भी उनके साथ छल किया गया था, तो इसलिए उनको इस बात की आशंका थी। तब विदुर ने कुंती को समझाते हुए कहा, देवी आप निश्चिंत रहें, आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। जब
द्रौपदी, कुंती और पांडव छल की आशंका जताते हैं तो विदुर उन्हें आश्वस्त करते हैं और उनको समझाते हैं कि आप निश्चिंत हो जाए, आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, क्योंकि वह इस संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज के स्वामी बनेंगे। इसलिए आप बिना बेखटके यानी निश्चिंत होकर आप हस्तिनापुर की ओर चलिए। राजा द्रुपद से अनुमति लेकर कुंती व द्रौपदी सहित पांडव हस्तिनापुर को रवाना हुए। वहाँ युधिष्ठिर का यथाविधि राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों को अधीन कर दिया गया। राज्याभिषेक के उपरांत युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने कहा, बेटा युधिष्ठिर, मेरे अपने बेटे बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच बैर बढ़े। इस कारण मेरी सलाह है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लेना और वहीं से राज करना। खांडव प्रस्थ वह नगरी है जो पुरु, नहुस एवं ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की पुरानी राजधानी खांडव प्रस्थ को फिर से बसाने का यश और श्रेय तुम्हीं को प्राप्त हो। तो यहाँ पे जो राजा द्रुपद हैं वह अनुमति दे देते हैं और उनकी अनुमति प्राप्त करके कुंती और द्रौपदी पांडव सहित हस्तिनापुर की तरफ चले जाते हैं, रवाना हो जाते हैं। और यहाँ युधिष्ठिर का यथाविधि नियम के अनुसार राज्याभिषेक होता है और आधा राज्य पांडवों के अधीन कर दिया जाता है। राज्याभिषेक के बाद जो युधिष्ठिर को आशीर्वाद लेने के धृतराष्ट्र के पास जाते हैं तो धृतराष्ट्र उनसे बोलते हैं कि बेटा युधिष्ठिर, मेरे जो अपने बेटे हैं यानी कि जो कौरव हैं, तो जो मेरे बेटे हैं, मेरे अपने बेटे जो हैं वह बड़े दुरात्मा हैं। एक साथ रहने से संभव है कि तुम लोगों के बीच में बैर भाव बढ़ेगी, मतलब आप तुम लोगों के बीच में दुश्मनी बढ़ सकती है। इसलिए यही सही है, मेरी सलाह यही है कि तुम खांडव प्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं पर राज करो। खांडव प्रस्थ वह नगरी है, वो खांडव प्रस्थ के बारे में बतलाते हैं युधिष्ठिर से कि वह नगरी है जहाँ पे पुरु, नहुस और ययाति जैसे हमारे प्रतापी पूर्वज वहाँ की राजधानी में रहते थे और हमारे वंश की पुरानी राजधानी भी खांडव प्रस्थ ही थी। इसलिए तुम वहाँ जाओ, उसको फिर से बसाओ और यश और श्रेय की प्राप्ति करो। पांडवों ने खांडव प्रस्थ में चतुर कारीगरों से एक नए नगर का निर्माण कराया और उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा। तो जो खांडव प्रस्थ था उनका निर्माण उन्होंने चतुर कारीगरों से कराया और एक नए नगर का निर्माण हुआ और जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। पांडवों ने अपनी राजधानी में 23 वर्ष सुखपूर्वक बिताए। जो उन्होंने इंद्रप्रस्थ राजधानी बनाई, उस राजधानी में पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक उन्होंने अपने समय बिताए। आइए इसके शब्दार्थ देखते हैं। छल प्रपंच। छल प्रपंच का मतलब होता है कपट, प्रलोभन, लालच, संधि, समझौता, अपार, अत्यधिक, कुमंत्रणा, बुरी सलाह, परखना, जांचना, श्रेयस्कर, कल्याणकारी, अमूल्य, कीमती, उपहार, भेंट, अनुमति, आज्ञा, आफत, मुसीबत आना या विपत्ति आना, बेखटके, निश्चिंत, यथाविधि, विधि के अनुसार, दुरात्मा, दुष्ट, भग्नावशेष, खंडहर, निर्जन, जन्य शून्य या सुनसान, निपुण शिल्पकार, चतुर कारीगर। आइए अब प्रश्नोत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न, पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? तो पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने और द्रुपद कन्या से 5 भाइयों के विवाह होने की सूचना दी। विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने और द्रुपद कन्या से 5 भाइयों के विवाह होने की सूचना दी। अगला प्रश्न, पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी? पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन ने शकुनी से कहा, मामा अब क्या करें? अब तो द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके साथी बन गए हैं। तो धृष्टद्युम्न और शिखंडी के उनके साथी होने पर दुर्योधन
दुखी होता है और वह यह बात अपनी मामा को बताता है। अपने पिता से दुर्योधन ने कहा, पिताजी, जल्दी ही हम ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सकें। तो वह अपने पिताजी के पास भी जाता है और उससे उपाय मांगता है और कहता है कि ऐसा कोई उपाय करें जिससे हम सदा के लिए निश्चिंत हो सके। धृतराष्ट्र के यह कहने पर, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा, तो फिर हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं, क्योंकि यदि वे इधर आए तो जरूर राज्य पर भी अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। तो यहाँ पे पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन ने यह प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले वह सुकनू के पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि अब क्या करें। फिर वह अपने पिता से पूछते हैं, पिता के पास जाते हैं और उन्हें ऐसा उपाय बताते हैं जिससे वह सदा के लिए निश्चिंत हो सके। और धृतराष्ट्र के यह कहने पर कि बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, तुम ही बताओ अब क्या करना चाहिए, तो वह उपाय बताते हैं जिससे उनका राज्य पर पूरा अधिकार हो सके। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की क्या सलाह थी। तो कर्ण का सुझाव था, हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। तो पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की यह सलाह थी कि हमारे पास केवल एक ही उपाय रह गया है और वह यह है कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले उन पर हमला कर दिया जाए। पितामह भीष्म ने क्या सलाह दी। तो भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य दे देना ही उचित है। भीष्म ने कहा, बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य दे देना ही उचित है। द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण की क्या प्रतिक्रिया थी। तो द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, आचार्य की सलाह अनुचित है। ऐसे सलाहकारों की नीयत को परखकर ही इनकी मंत्रणा पर ध्यान दें। द्रोणाचार्य की सलाह पर कर्ण ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन, आचार्य की सलाह अनुचित है। ऐसे सलाहकारों की नीयत को परखकर ही इनकी मंत्रणा पर ध्यान दिया जाए। कर्ण की सलाह पर द्रोणाचार्य ने अपना आक्रोश किस प्रकार व्यक्त किया। तो कर्ण की बातों से द्रोणाचार्य क्रोधित हो गरजकर बोले, दुष्ट कर्ण, तुम राजा को गलत रास्ता बता रहे हो। यह निश्चित है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी तथा पितामह भीष्म की सलाह न मानी और तुम जैसों की सलाह पर चले तो फिर कौरवों का नाश होने वाला है। अगला प्रश्न, पांडवों के विषय में विदुर ने क्या कहा। पांडवों के विषय में विदुर ने क्या कहा। तो विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो बताया है वही श्रेयस्कर है। कर्ण की सलाह किसी काम की नहीं है। तो विदुर ने कहा, हमारे कुल के नायक भीष्म तथा आचार्य द्रोण ने जो सलाह दी है वही श्रेयस्कर है और कर्ण की जो सलाह है वह बिल्कुल काम की नहीं है। अगला प्रश्न, पांचाल देश में विदुर ने धीरज देते हुए कुंती से क्या कहा। तो विदुर ने कुंती से कहा, देवी आप निश्चिंत रहे, आपके बेटे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। आप सब बेखटके हस्तिनापुर चलिए। तो उन्होंने इस बात से आश्वस्त करवाया कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगला प्रश्न, धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए क्या सलाह दी। तो जो धृतराष्ट्र है उन्होंने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा या उन्होंने सलाह दी कि राज्याभिषेक के बाद युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों की निंदा करते हुए यह सलाह दी कि वह खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाकर वहीं राज करे। खांडवप्रस्थ हमारे पूर्वजों की राजधानी रही है और इसे फिर से बसाने का यश तुमको मिलेगा, इसलिए तुम खांडवप्रस्थ में जाओ और उसे अपनी राजधानी बनाओ। तो यह सलाह धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए दी।
पांडवों की राजधानी का क्या नाम था? तो पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज्य किया? तो अपनी राजधानी में पत्नी द्रौपदी के और माता कुंती के साथ पांचों पांडव 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जीवन बिताते हुए न्यायपूर्वक राज करते रहे। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपनी माता कुंती और पत्नी द्रौपदी के साथ 23 वर्ष सुखपूर्वक राज्य किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।